नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। तो बता दें आपको कि करीब 1 घंटे का समय शेष रह गया है और इसके बाद पेश होगा अंतरिम बजट। देशवासियों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है कि क्या चुनावी साल में उनके लिए कोई बड़ी घोषणा सरकार आज पेश होने वाले अंतरिम बजट में कर सकती है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री यह बजट पेश करेंगे। अब से ठीक 11 बजे नए संसद भवन में इस बजट को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ने अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी है। मोदी के ज्ञान फॉर्मूले पर बजट का फोकस रहेगा। ज्ञान यानी कि आपको बता देते हैं, गरीब, यूथ और नारी यानी कि महिलाएं, ये जो जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई थी कि देश में ये जाति हैं, इन्हीं पर फोकस ये बजट का रहेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बहुत संभावनाएं कम है कि इस अंतरिम बजट में कोई नई घोषणा सरकार की ओर से की जाए। लेकिन क्या इस बजट में आपको चुनाव की झलकियां दिखाई देंगी, ये 11 बजे हमें ठीक पता चलेगा। और निश्चित तौर पर आपको बता दें कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर बाद से बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं संसद भवन और ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये जो दरअसल ये जो पिटारा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पिटारा रहता है। इसी में बजट की पूरी रूपरेखा रहती है और इसी से बजट को पेश किया जाता है। इसी में सारा लेखा जोखा रहता है। तो अपने पिटारे के साथ निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं और अब इस पिटारे में क्या कुछ होगा ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन थोड़ी ही देर और इंतजार करना है, उसके बाद सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बजट काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनावी समय का ये बजट है, चुनावी साल का ये बजट है। तो देखना होगा कितना महत्वपूर्ण लोक लुभावन इसमें ऐसी स्कीम्स देखने को मिलेंगी जो लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचा सकती हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि बजट जो कि अब से थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे पेश किया जाएगा। एक होता है आम बजट, पूर्ण बजट, और एक होता है अंतरिम बजट। लेकिन ये अंतरिम बजट है क्या? क्योंकि अप्रैल और मई में चुनाव होना है, तो अंतरिम बजट क्या है जिसे लेकर लोग उम्मीदें कर रहे हैं, वो जरा आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। मेरी सहयोगी ऋतु हमारे साथ लगातार बनी हुई है, वो आपको समझाएंगी कि आखिर अंतरिम बजट क्या होता है। ऋतु। बिल्कुल जया, क्योंकि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर इस बजट को, चुनाव से पहले के बजट को अंतरिम बजट क्यों कहा जाता है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। तो देखिए, ये एक अस्थायी व्यवस्था है बजट की और इसीलिए इस बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। चुनाव से ठीक पहले यानी कि 5 साल के कार्यकाल में जो आखिरी साल होता है, तब पेश होने वाले बजट को अंतरिम बजट कहते हैं। नई सरकार आने तक खर्च का इसमें इंतजाम किया जाएगा, यानी कि पूरे वित्तीय वर्ष का इंतजाम ना करके नई सरकार आने तक के इंतजाम इसमें किए जाएंगे। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में देखिए कई उम्मीदें तो हैं इस बजट से, लेकिन इसके साथ ही अंतरिम बजट इसे कहा जा रहा है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट होने जा रहा है और नई संसद में ये पहली बार हो रहा है जब कोई अंतिम बजट पेश किया जा रहा है। जया। निश्चित तौर पर तो अंतरिम बजट को हमने समझ लिया, लेकिन तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचाते हैं क्योंकि आपको बता दें कि पहले वित्त मंत्रालय पहुंची निर्मला सीतारमण। यहां पर जिन लोगों ने, तमाम जो टीम थी उनकी, उन्होंने जिस बजट को तैयार किया तो उसके साथ उन्होंने फोटो सेशन भी करवाया। देखिए, मीडिया के सामने आई और ये जो लाल बॉक्स आपको नजर आ रहा है, डिजिटली रूप दरअसल ले चुका है। ये बजट पहले ब्रीफ के साथ में होता था, उसमें बहुत सारे ढेर सारे पेजेस होते थे, पन्ने होते थे, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल रूप से बजट को पेश किया जाता है तो ये आप देख रहे हैं टैब है, इस लाल बैग के अंदर टैब और उसके अंदर है बजट। क्या होगा, किन किन पर फोकस होगा, लेकिन बहुत उम्मीदें, भले ही अंतरिम बजट है लेकिन मिडिल क्लास फैमिली भी काफी उम्मीदें इस बजट से कर रही है। किसानों को काफी उम्मीदें हैं कि इस बार शायद इस बजट में उनके लिए कुछ बड़ी घोषणा सरकार चुनाव से पहले कर सकती है। यूथ पर फोकस हो सकता है, रोजगार को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया को लेकर एक बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है। एमएसएमई के लिए काफी कुछ ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीदें हालांकि की जा रही है। मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और इसके साथ ही जेपी पाराशर जी आर्थिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं सर। और पाराशर जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी, समझने की कोशिश करूंगी आपसे। गुलरेज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, पार्टी से। गुलरेज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, और पराशर जी, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क आपका सर। भले ही अंतरिम बजट, लेकिन उम्मीदें तो लोग कर रहे हैं और चुनाव है क्योंकि 2 महीने बाद, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद चुनाव से पहले कोई बड़ी घोषणा या कोई बड़ा ऐलान, जो कि बेहद कम नजर आ रहा है कि हो सकता है सरकार ऐसा ना करे, लेकिन उम्मीदें तो लोग कर रहे हैं। क्या लगता है सर, कैसा होगा बजट?
नहीं, काफ़ी कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ चुनाव की वजह से कुछ नहीं होगा। इसमें जैसे कि इनकम टैक्स को लेकर के मध्यम वर्ग को एड्रेस किया जा सकता है। जो किसानों के लिए जो राशि है वो बढ़ाई जा सकती है। इस बार एक सबसे बड़ी उम्मीद ये की जा रही है कि जो महिलाओं के नाम पर, जिन महिलाओं के नाम पर ज़मीनें हैं, खेती की ज़मीनें हैं, वो महिलाओं के लिए ये राशि बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि हमारा जो देश का जो स्ट्रक्चर है ज़मीन लैंड होल्डिंग का, उसमें 13% से भी कम स्वामित्व तो महिलाओं के नाम पर है। तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो महिला किसान हैं उनको ज़्यादा राशि दी जा सकती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ को तो वो पहले की तरह, जो अभी तक पिछले 3 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक उसी तरह का ट्रेंड जारी रहेगा। ये बात जरूर है कि उसके लिए जो पैसा जुटाया जाना है, कैपेक्स जिसको बोलते हैं, वो बढ़ाने के लिए सरकार को प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित करने के कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और जहां पिछली बार हमने देखा था कि डिजिटल इकोनॉमी को गति देने के लिए प्रयास किए गए थे, वो इस बार भी जारी रहेंगे जी। जैसे कि ईवी और दूसरे जो वैकल्पिक वाहन ऊर्जा स्रोत हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो उपाय किए गए थे वो उपाय इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो रेलवे का है, सड़कों का है, रोड एयरपोर्ट्स का है, वो निवेश काफ़ी किया जाएगा ताकि भारत की जो अर्थव्यवस्था जिसकी प्रगति दर 7.3% है वो आगे भी इसी तरह से दुनिया में लीडिंग बनी रहे, इसके लिए पूरे प्रयास किया जाए। और उसे बढ़ाने के लिए भी शायद इस बजट में कुछ नई चीजें हमें दिखाई दे सकती हैं। फिरोज जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करते हुए। गुलरेज जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ज्ञान जो फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में दिया था चुनाव के समय, जातियों का जिक्र उन्होंने किया था कि देश में जो 4 जातियां हैं, गरीब, यूथ, अन्नदाता और महिलाएं, नारी, इन पर फोकस इस बजट में रहेगा क्या, या इसे चुनावी बजट हम कहें? सभी को नमस्कार। और जहां तक आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि 4 जातियां ही प्रमुख हैं, क्योंकि हमारी जो आस्था है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में है। तो उसमें हम चाहते हैं कि संगठित भारत रहे, संयुक्त भारत रहे। इसीलिए हमारी 4 जातियां हैं, और इन चारों जातियों को जब ऊपर लाएंगे, जब इनका विकास करेंगे, तो अपने आप ही भारत विकसित हो जाएगा। और विकसित भारत के लक्ष्य में ये सब हमारे माइलस्टोन्स हैं। और आप देखेंगे कि जब ये बजट, अभी तो जो है वो बजट तो अभी आया नहीं है किसी के पास भी, तो वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, लेकिन आप पाएंगे कि कुछ चीजों के ऊपर विशेष फोकस रहेगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो फिर पूरी इकोनॉमी अपने आप में जोर पकड़ती है, इकोनॉमी को बूस्टअप भी मिलता है, तरलता भी आती है इकोनॉमी में, और बाहरी निवेश भी काफी हद तक आ जाता है उसके कारण। तो एक व्यापक काम चल रहा है पूरे कंट्री को बनाने का, और कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर आज के समय निकल के देखे तो 4-5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही आपको लोक निर्माण के लगातार चलते हुए काम दिखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष फोकस है। परसों ही नितिन गडकरी जी आए थे मध्य प्रदेश की भूमि पर, 10,500 करोड़ का जो सहयोग दे रही है केंद्र सरकार लोक निर्माण के कार्य के लिए, हम सब ने देखा। फिर उसके बाद आप पाएंगे कि स्टार्टअप के लिए विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है जो हिंदुस्तान के युवा में, उसको हम जागरूक करना चाहते हैं। और आज भी आप देखेंगे कि 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो सहायता दी जाएगी, वो बिना कोलेट्रल के उनको ऋण दिया जाएगा, जिसका कोलेट्रल खुद सरकार लेगी, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप उनके डेवलप किया जा सके और वो रोजगार भी बन ले और रोजगार देने वाले भी बन सके। फिर डेफिनेटली आप डिजिटल इंडिया के लिए देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन के लिए और भी सरकार अपनी तरफ से पैसा देगी। किसानों के लिए डेफिनेटली एक बड़ा फोकस है, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है और दूसरों को भी अन्न दे सकते हैं। तो उस चीज में आगे और बढ़ना है और विकसित और उन्नत खेती करना है, किसान को प्रोग्रेसिव किसान बनाना है। तो इन सब चीजों आपको नजर आएगी चीजें। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ नए प्रयोग कर सकती है, लेकिन जरूरी है कि मिडिल क्लास के लिए इस बजट में क्या होगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रही है कि महंगाई से थोड़ी सी राहत हमें चुनाव से पहले इस अंतरिम बजट में मिल जाए। फिरोज जी, आपका छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद में मेरी सहयोगी का रुख करूंगी, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी, आपको लगता है कि इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार कोई सरप्राइज दे सकती है? कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है? देखिए, सरप्राइज नहीं दे सकते, ये
सरप्राइज देंगे, सिर्फ भाषण में सरप्राइज दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं सकते। ये गुलरेज भाई जो कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आप देखिए NHAI जितने भी डेवलपमेंट कर रही है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको सब जगह टोल देना है। आप टोल भी दीजिए, 50-40 रुपए का डीजल जो है वो 100 रुपए में भी भरवाइए, रोड टैक्स भी दीजिए, और साथ में जब आप रोड पे निकले तो आपको टोल भी देना है। तो और सरकार जो है अपनी पीठ थपथपा रही कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप कहते हैं हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। पिछले 10 साल में 135 एयरपोर्ट जो थे वो मनमोहन सिंह की सरकार छोड़ के गई थी। 120 के करीब हम लोग कंप्लीट करके गए थे, 8 कंप्लीट हो रहे थे, और अभी जो बड़े हैं वो 7 बड़े हैं, और बाकी के जो अच्छे एयरपोर्ट्स थे हमारे वो सब अडानी साहब को दे दिए गए। तो अगर आप क्या डेवलपमेंट अडानी जी के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए कर रहे हैं? तीसरी बात, आपने शहर की बात की इन्होंने कि 5 किलोमीटर दूर पे शहर पे बन रहा है, ये मतलब आपको निर्माण दिख जाएगा। एक स्कीम हुआ करती थी JNNURM, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, जिसके तहत BRTS बने, मेट्रोज बनी, बहुत सारे सीवियर लाइंस डली। वो तो काम, वो उस योजना को आपने बंद कर दिया। 500 स्मार्ट सिटी का आपने 10 साल पहले वायदा किया था। जरा गुलरेज भाई बताएंगे कि कौन कौन सी पूरी हो गई? तो आप जो काम कर रहे हैं, बजट लाते हैं, बजट के बाद आप सिर्फ भाषण देते हैं। आप कहते हैं हम रेलवे कोच बनाएंगे, तो रेलवे कोच बनाएंगे, जो ट्रेनों के एक्सीडेंट होना शुरू हुए हैं और जो हम GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले थे, वो GPS टेक्नोलॉजी पूरी नहीं हुई। 1 लाख करोड़ रुपए का रेल कोच की बात हुई, कुल 22,000 करोड़ रुपए रेलवे को मिले। और सिटीजन्स को जो आप फायदा दिया करते थे हम कि कंसेशन, भाई आप 65 साल से ज्यादा की उम्र के हैं तो हम आपको कंसेशनल टिकट देंगे, उसको देने के लिए सरकार के पास 1500 करोड़ नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या सरकार जो है एंट्रिम बजट भले ही लाए, क्या सरकार एग्रीकल्चर में, गुलरेज भाई बता दे कौन सी बड़ी स्कीम्स आई हैं एग्रीकल्चर में? बिल्कुल, ये जो सवाल फिरोज जी आप उठा रहे हैं बहुत जरूरी। देखिए, किसानों की निधि कैसे बढ़ रही है या उनके बढ़ोतरी को लेकर क्या प्रयोग सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, रेलवे में सुरक्षा को लेकर सरकार क्या नए प्रयोग कर सकती है, जो सवाल आपने उठाए हैं ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उनका जवाब भी हम लेंगे। लेकिन सीधे रुक करते हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, रंजना कुछ महिलाओं के साथ वो मौजूद हैं। मिनी बजट इसे कहा जा रहा है क्योंकि ये अंतरिम बजट है, चुनाव से पहले इसे लाया जाएगा, लेकिन इस मिनी बजट से महिलाएं क्या उम्मीद कर रही हैं, सीधे जानने की कोशिश करते हैं। रंजना, क्या उम्मीदें हैं महिलाओं को इस मिनी बजट से? जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्र सरकार का आज का ये जो बजट आने वाला है उससे हर वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीदें, और खास करके महिलाओं और युवाओं की अगर बात कर ली जाए तो इस बजट पर उनकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हमारे साथ एक पूरा परिवार है, महिलाएं भी हैं इसमें, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर वो इस बजट को लेकर क्या सोचती हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी। आपको क्या लग रहा है इस बजट में महिलाओं को खासकर क्या सौगातें मिलनी चाहिए और क्या जो योजनाएं हैं वो इस बजट के जरिए आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने भारत में जो मिडिल वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है ना। तो सबसे पहले तो उस टैक्स पेयर में भी उनको छूट मिलनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि लोन भी जो सबसे ज़्यादा बैंकों से लेते हैं वो भी मिडिल क्लास ही लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मिडिल वर्ग 10 लाख तक का लोन लेता है तो उसमें उनको इंटरेस्ट रेट भी कम देना चाहिए, 5 से 8% देना चाहिए। अब जहाँ तक रही बात 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों की, अगर कोई महिला अपने लिए एक्टिवा भी आज उठाने जाती, 2 व्हीलर भी, तो उसका भी 1 लाख से ऊपर का रेट हो गया, उसमें भी अपन GST लगाते हैं। तो उस 2 व्हीलर में GST कम करनी चाहिए, 10 लाख के ऊपर की जो 4 व्हीलर है उनमें भी GST को कम करना चाहिए। GST से राहत मिले, ये बड़ा सवाल है, महिलाओं के लिए राहत मिले। आप क्या चाहती हैं एजुकेशन सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर में, और खास करके किचन आप चलाती हैं, बजट बिगड़ जाता है, उससे क्या चाहती, क्या राहत मिली? हाँ, उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले रसोई घर जो महिलाओं के एक वर्चस्व वाला जगह है उसमें सारी चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे रसोई गैस में राहत मिलनी चाहिए, तेल हो गया, ग्रॉसरी हो गया, ये सारे आइटमों पे राहत मिलनी चाहिए। GST कम होना चाहिए, जो दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग पिसता है इस बीच में। निम्न वर्ग के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार देती है और उच्च वर्ग को कोई चीज़ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा
बीच में परेशान होता है तो वो मध्यम वर्ग है, और सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग ही टैक्स पेयर ही होता है। तो ये इसलिए हम चाहते हैं कि हर चीज़ में सुविधाओं में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा जाए, और मध्यम वर्ग का। महिलाओं के लिए जैसे छोटे छोटे संस्थान, बच्चों के लिए बड़े जगह पे जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उससे घर में और सब जगह बड़ी परेशानी होती है। तो अगर खर्च बढ़ते हैं उनके, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि छोटी जगह पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर अच्छे अच्छे शिक्षा संस्थान होने चाहिए कि जिससे बच्चा बाहर ना जा सके, उससे पेरेंट्स भी निश्चिंत रहें और उनको राहत मिले खर्चों में। कॉस्मेटिक को लेकर भी हाँ जी बिल्कुल। आज देखिए महिलाओं की सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉस्मेटिक, पर आज एक कॉस्मेटिक भी लेने जाओ ना तो उसका भी रेट 500-700 के ऊपर आता है। तो कॉस्मेटिक में भी महिलाओं को देखते हुए मुझे लगता है इस बार अगर बजट दिया जाए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है महिलाओं की कॉस्मेटिक। उसमें जीएसटी बिल्कुल कम करना चाहिए। छोटी छोटी इकाइयों में जो महिलाओं के लिए है, अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसमें सरकार को इंटरेस्ट रेट में उनको छूट देनी चाहिए। महिलाओं की बात हुई, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से राहत आप लोगों को इस बजट से मिली? क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? बजट से उम्मीद ये है कि करारोपण की जो प्रणाली है उसको युक्तिकरण किया जाना चाहिए। टैक्स पेयर जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना रहता है। उनको कई चीज़ों में हिडन अपने टैक्स पे करने रहते हैं। क्योंकि अगर उनके टैक्स पेयर के लिए ये सुविधाएं प्राप्त नहीं की जाएं तो उनकी जो छोटी छोटी बचत रहती है, मानिए कि आज पोस्ट ऑफिस में कोई बचत करता है और 1.5 लाख रुपए से अधिक उसको आय प्राप्त होती है उसमें, तो उसको कम से कम उसका लाभ मिलना चाहिए। ब्याज में अधिक से अधिक कम से कम जो 10,000 की लिमिट है उसको बढ़ा कम से कम 25, 30, 50,000 के करीब तक करना चाहिए, ताकि न्यूनतम जो लोगों को राहत मिल सके। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है वह है मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग के लिए शासन को अनेक योजनाएं बनाना चाहिए। मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए शासन को अनेक योजनाएं बनानी चाहिए। मध्यम वर्ग में जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए शासकीय योजनाएं निम्न वर्ग के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करते हुए बनाना चाहिए। इन्होंने जिक्र किया सर ने रोजगार को लेकर, युवाओं को रोजगार में क्या योजनाएं लेकर आए सरकार? आप खुद बच्चे हैं आपके, तो कैसे आप चाहती हैं कि रोजगार पर कैसे फोकस हो सरकार का? हाँ, सरकार का ऐसा फोकस हो कि अगर पहले तो सरकारी नौकरियां निकाली जाएं बहुत सारी, तो जिससे जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए फ़ायदा हो। और अगर नौकरियां नहीं हैं संभव इतनी ज़्यादा, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उद्योग ऐसे लगाए जाएं जिससे कि युवा अपना भटके ना और वो अपना काम आसानी से कर सके। उनको इतनी राहत मिलनी चाहिए और उसको इतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वो परेशान ना हो और वो आराम से अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। महिलाओं के लिए महिला विकास पत्र की स्कीम लेकर आई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो महिलाएं हैं कि जिनका बजट ना गड़बड़ाए, इसीलिए उम्मीद कर रही है कि बजट में इनके लिए कुछ नया होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कॉस्मेटिक्स और खास तौर पर वाहनों पर जीएसटी कम हो, ये उम्मीद ये महिला कर रही है रंजना। और इसके साथ ही युवाओं पर फोकस किया जाना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि 11 बजे इस बजट में सरकार किस वर्ग को क्या सौगात देने जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन बजट पर यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें आपको कि थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद, यह अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बजट। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बजट 400 प्लस इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस चुनावी साल में मोदी सरकार 400 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी, कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद यह बजट पेश किया जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिरोज जी, ब्रेक पर जाने से पहले गुलरेज जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें युवाओं को लेकर कही थी। अब उन्होंने तो बता दिया कि युवाओं को लेकर क्या होगा, लेकिन विपक्ष क्या उम्मीद कर रहा है? स्किल इंडिया जो एक बड़ी योजना है केंद्र सरकार की कि युवाओं के स्किल को बढ़ावा मिल सके और भारत ऐसा देश बने जो रोजगार मांगे ना, बल्कि यहाँ के युवा जो है वो रोजगार दे सके। विपक्ष क्या सुझाव देना चाहता है युवाओं को लेकर, खास तौर पर रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में? देखिए, सवाल ये है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, तो आज हम चाहते हैं कि आज 10वां साल एक पूरा हो रहा है मोदी सरकार का,
तो हमको पूरा एक खाका मिलना चाहिए कि 10 साल में आपने कितने रोजगार दिए। जो आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम है, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम तो आपने बहुत जोर शोर से लागू किया, उसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी लागू किया, लेकिन जो ITI हुआ करते थे, जो संस्थान हमारे जो ट्रेनिंग दिया करते थे बच्चों को और उनको एक सर्टिफिकेट मिला करता था, उनकी क्या स्थिति है। सतना का मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। आपने IIT IIM की फीस इतनी बढ़ा दी कि ये गरीब का बच्चा जो है कभी IIT में जाने का सपना भी नहीं सोच सकता, IIM में जाने का भी सपना नहीं सोच सकता। अगर वो सिलेक्ट भी हो जाए तो वो भी बेचारा कहेगा कि नहीं साहब, अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। इसकी ये आज व्यवस्था होनी चाहिए इस पे। और आज हम ये भी सुनना चाहते हैं मोदी सरकार से कि स्टार्टअप इंडिया में आपने कितना बजट 10 साल में दिया और कितने जो है स्टार्टअप्स देश में सामने आए और कितने प्रोडक्ट्स को सरकार ने जो है मतलब सपोर्ट दिया। जो MSME सेक्टर था इस देश का वो नेगेटिव जा रहा है। एक बड़ी मजे की चीज़ है इस सरकार में कि जो हर चीज़ की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव जा रही है, सर्विस सेक्टर नेगेटिव जा रहा है, आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो उसकी जो ग्रोथ है वो नेगेटिव जा रही है, लेकिन इन्फ्लेशन देश में बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा एक अजीब चीज़ हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमी में लोगों को सोचने के लिए एक मुद्दा दिया है भारत सरकार ने। और जो आप कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी जाति है युवा, तो प्रधानमंत्री तो कहते मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, तो हमको तो ये पता ही नहीं चला कि ये 4 ही जाति होती है देश में। हमने तो सुना था पिछड़ा वर्ग। अब आप पिछड़े वर्ग की बताइए, तो क्या आप पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आज युवाओं की बात कर रहे हैं, SC ST की बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो EBC क्लास है, बच्चे हमारे EBC क्लास के, क्या आप उनको टेक्निकल जो तकनीकी संस्थान है उनमें फ्री एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं या नहीं है? हम सरकार से सुनना चाहते हैं कि आप 45 लाख करोड़ का बजट तो दे रहे हैं, लेकिन आम लोगों तक क्या पहुंच रहा है? GST को लेके पूरी जनता ने, सबने शिकायत की कि GST की जो है, और गुलरेज भाई आप कहते हैं ना महंगाई नहीं बढ़ी, मनमोहन सिंह के जमाने में 8.3 थी। आपको एक मजेदार आंकड़ा देता हूं, जब ये देश आजाद हुआ था पेट्रोल 1 रुपये लीटर था। सभी प्रधानमंत्रियों ने मिलकर उसको 55 रुपये तक पहुंचाया 65 साल में, और मोदी जी ने उसको सीधा 110 पे फिर 10 साल के अंदर में फिर 50 रुपए बढ़ा दिया, और आप कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ रही है। तो हमारे आपके आंकड़े जो है ना वो हमारे को समझ में नहीं आते। हमारी बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, हमारा फ्यूल के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है। हर बार आप जाओ 2 महीने में आप जो शेविंग क्रीम होती है वो लेने जाओ, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए बढ़े हुए मिलते हैं, और आप कहते हैं महंगाई नहीं बढ़ रही है। और सरकार जो है कोई खाका भी देना नहीं चाहती कि हम ऐसे इन्फ्लेशन को नीचे करेंगे। आंकड़े सामने रख दिए हैं फिरोज जी ने, राहत कहां दे रही है सरकार? नहीं, उन्होंने आंकड़े नहीं रखे, उन्होंने मजाक किया है। और मैं इसी अंदाज में जिस प्रकार जैसा सवाल वैसा ही जवाब मिलेगा हमेशा। पहली बात तो युवा की बात कांग्रेस को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से 55 साल का आदमी जो होता है, बुढ़ा आदमी, उसको वो युवा मानते हैं। दूसरी बात, शायद शेविंग क्रीम की इतनी ही समस्या है कि 1-2 रुपए जो ये कह रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी शेविंग भी नहीं कर पाते, बेचारे इतने मुफलिसी में जी रहे हैं। और इनके अनर्थ शास्त्री जो थे उनके समय इन्होंने जितनी बातें की, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो इंटरनेशनल बॉडीज कहती है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं कहती, कि भारत 11वें नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था थी, आज हम 5वें नंबर की है नरेंद्र मोदी जी के जमाने में। और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में हम 4थे नंबर पे हो जाएंगे, क्योंकि जर्मनी का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। जर्मन इकोनॉमी अगले क्वार्टर तक के ऑफिशियली रिसेशन में आ जाएगी, तो हम जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे, तो हम 4थे नंबर की बन जाएंगे। अनकरीब ही हम 3रे नंबर पर पहुंचेंगे। जहां तक बात है कि महंगाई की और बिजली की दर बढ़ने की, जो जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जब दिग्विजय सिंह का कालखंड था, नेहरू जी तक गए, मैं नेहरू जी तक भी नहीं जा रहा, मैं तो दिग्विजय सिंह पे ही आ रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति की कमाई कितनी होती थी? एवरेज पे थी 11,400 रुपए, और आज कितनी है? लगभग 1.5 लाख रुपए है। तो ये हमने विकास करके दिखाया है। भाई साहब, आप लोग विकास कर नहीं सकते, तो आप इस प्रकार की बातें मत करें। आप कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप पिछले बजट को ही देख लीजिए। आपने पिछले बजट में जो वादे किए हैं, आप उसमें से 3 से 4 पॉइंट से गिना दीजिए जो जमीन पर हमें देखने को मिले हैं, या पिछले बजट में जो घोषणाएं आपने की है वो पूरी हुई हो अभी इस समय तक। ये सवाल उठाए जा रहे कांग्रेस की ओर से। पिछले बजट में हमने मेन प्रावधान किए थे, एक तो मेक इन इंडिया में,
तो मेक इन इंडिया का सबको नजर आ रहा है कि मोबाइल इकोनॉमी हुई, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, उसमें कैसे ग्रोथ हुआ है। डिफेंस को स्पेशल बूस्टअप दिया था। हम नेट डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनने आए हैं और बन चुके हैं। हमने पिनाका हमारा सिस्टम हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आर्मेनिया को हमने एक्सपोर्ट किया, हमने वियतनाम को ऑलरेडी ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तेजस की डील हमारी इजिप्ट के साथ चल रही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया 2 कंट्रीज ब्रह्मोस के लिए हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्सपोर्टर की तरह अपने आप को विस्तार कर रहे हैं। हमने पिछले बजटीय एलोकेशन में कहा था कि किसानों के लिए इतना इतना अमाउंट रुपये अकाउंट्स में जाएगा, आज जा रहा है। खुद कांग्रेस इस बात के साक्षी है, ये कह रहे थे कि अरे चुनाव आचार संहिता में आपने डाल दिया किसानों के बजाय अकाउंट में पैसा, तो भैया ऑन गोइंग स्कीम थी, हमने डाला। तो आपने 3 चीजें पूछी, मैंने अभी 3 बता दी। ऐसी कई चीजें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या दूसरी चीजें हो, डिजिटलाइजेशन की बात हो, वो सब हमने किया है। जो कहा है वो किया है, ये मोदी की गारंटी है। ठीक है सर, बने रहिएगा, चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ठीक 11 बजे पेश होने वाला है अंतरिम बजट। आपके लिए क्या पिटारे में से निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बजट 400 प्लस में लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, बजट किस तरह का होना चाहिए, बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं और विपक्ष को क्या उम्मीदें हैं। तो चर्चाएं और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आम लोग हैं, मध्यम वर्ग है खासकर, जो कमाता है महीने भर का, वो उसका खर्च कहां पर होता है, क्योंकि बजट उसका खर्च सेट करता है। बजट अगर ज्यादा आएगा, बजट यानी कि अगर महंगाई बजट में मिलती है, टैक्स ज्यादा लग जाते हैं, तो लोगों के जो खर्चे हैं वो उन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बजट में उन्हें राहत मिलती है तो वो अपने खर्चे भी ज्यादा कर सकते हैं। तो बजट किस तरह से खर्च किया जाता है, आम लोगों का जो एक उनकी मंथली सैलरी है, मंथली इनकम है, उसको वो किस तरह से खर्च करते हैं, ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु बताएंगी कि आखिर आम लोगों के खर्चे क्या है। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ये बजट खर्च कैसे होता है, किन पैमानों पर खर्च किया जाता है और कहाँ कितना खर्च होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये पैसा आता कहाँ से। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ बताते हैं पैसा आता कहाँ से। तो देखिए, उधार या कर्ज 400 प्लस का एक एजेंडा भी सेट है, और इसके साथ ही देखिए जो 15% है वो इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेट टैक्स आता है 15% और उधार या कर्ज से आता है 34%। और देखिए, ये तो हुई राशि आने वाली, लेकिन इसके साथ ही इस बजट को खर्च कैसे किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। कहां कहां कितना खर्च होगा। तो रक्षा खर्च होता है 8%, सब्सिडी 7% और वहीं पेंशन में 4% इस बजट को खर्च किया जाता है। इसके साथ ही आपको बताते हैं, देखिए आगे भी आपको बताएंगे कि ये राशि आती कहां से। तो कर्ज या ब्याज, और इसके साथ ही आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कहां खर्च होता है ये बजट। टैक्स पर राज्यों को 18%, केंद्रीय योजनाओं पर 17% बजट खर्च किया जाता है, और कर्ज का ब्याज, एक बड़ा अमाउंट जो है वो कर्ज का ब्याज भरने में जाता है। तो ये 100% के हिसाब से आप समझिए कि कितने प्रतिशत ये जो बजट है इसे कहां खर्च किया जाता है। सबसे ज्यादा राशि जो हम देख रहे हैं वो कर्ज का ब्याज भरने में जाती है। और इसके साथ ही दिनेश, देखिए ये तो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि राशि आती कहां से है, लेकिन उम्मीदें वही हैं कि ये तमाम खर्चों के बावजूद आम जनता को इससे क्या फायदा होने वाला है। निश्चित तौर पर आम लोगों को क्या फायदा होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। जेपी सर, जिस तरह से खर्च को लेकर हमने देखा किस तरह से इनकम हो रही है, किस तरह से खर्च हो रहा है, जो एक ब्याज की जो राशि है वो लगभग 20% आ रही है, यानी कि हम जो खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट में जो खर्च कर रहे हैं उससे कई ज्यादा तो हम ब्याज दे रहे हैं। तो सरकारों पर इसको बोझ को कैसे देखा जाए, कैसे इस बोझ को कम किया जा सकता है, इसे लेकर कुछ देखिए, अभी जो सरकार के सामने लक्ष्य है वो ये है कि ग्रोथ रेट को हाई कैसे रखा जाए, क्योंकि अगर आप ग्रोथ रेट हाई रखेंगे तभी इतनी बड़ी जो यंग जनसंख्या है हमारे पास नौजवानों की, उसके लिए रोजगार पैदा कर सकेंगे। रोजगार पैदा करने के 2 ही तरीके हैं कि या तो फ्रेश निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, या फिर ये है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है उसमें सरकार खर्च करे। तो अभी जो आपने प्रश्न उठाया है उसमें जो वजह है उसकी ये है कि अभी सरकार ही सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि रेलवे ट्रैक्स हैं, 2014 में जैसे एयरपोर्ट 74 होते थे वो आज 137 है।
इसी तरह से रेलवे ट्रैक्स है, उसकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, आधुनिकीकरण है, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पुराने पड़ चुके हैं, बहुत पुराने हैं और उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है। अगर आप फास्ट ट्रेन चलाना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो पिछला बजट था उसमें 1.12 लाख करोड़ का उन्होंने प्रोविजन रेलवे के लिए किया था, जो 2013-14 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा था। तो यदि आप ये जो चीज़ है इसको ग्रोथ को बरकरार रखेंगे तो आप ज़्यादा संख्या में नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे। आपकी 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल से कम की है। तो अब आपके सामने क्या लक्ष्य हैं, आप क्या करना चाहते हैं? तो बेसिक बात यह है, अब इसका उपाय क्या है कि इस कर्ज के इससे बाहर आया जाए। उसका एक ये तरीका है कि जो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। वो जो पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आनी चाहिए वो कम आ रही है। मुझे लगता है इस बजट में ये उपाय करती हुई दिखाई देगी सरकार कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा एरिया है इसमें प्राइवेट निवेश को बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको इस तरह के उपाय किए जाएंगे ताकि वो पूंजी उसमें ज़्यादा आए। अगर वो आती है तो इस ग्रोथ रेट को आगे बरकरार रखा जा सकता है, नहीं तो केवल केपेक्स बढ़ाते रहना बहुत मुश्किल। लेकिन सर ग्रोथ रेट तो देखिए एक लक्ष्य है ही, धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन उसे बराबर बनाए रखने के लिए, उससे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ ये भी है ना कि उसके साथ महंगाई को भी आपको कंट्रोल करना है। आपने आम लोगों को सुना, जीएसटी कम करने की उम्मीद भी की जा रही है कि इस बार बजट में वाहनों पर जीएसटी आप कम करें, क्योंकि मिडिल क्लास जब गाड़ी खरीदने जाता है तो रेट सुनकर ही उसके होश उड़ जाते हैं कि गाड़ियां इतनी महंगी हो गई। तो महंगाई को भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको लगता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बजट में कुछ होगा? यहाँ पर कंफ्यूजन लोगों को ये भी होता है जय कि जब लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं उनका बजट है 6 से 7 लाख रुपए, लेकिन वो टैक्स मिला के इतना हो जाता है कि उससे और एक टॉप मॉडल की गाड़ी जो ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख और आप इन्वेस्ट करें तो वो मॉडल मिले। वहां पर लोग भ्रम की स्थिति में फंस जाते हैं कि चलिए ठीक है अब 1-2 लाख रुपए और महंगा सही, और वो कर्ज ले लेते हैं। तो ये भी एक सर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा मध्य वर्ग के सामने ये संकट है कि महंगाई से कैसे निपटा जाए, तो सरकार को इस तरह के कई उपाय करने पड़ेंगे। खास करके जो फूड इन्फ्लेशन है वो बड़ी चिंता का विषय है। फूड इन्फ्लेशन पर काबू करने के जो उपाय हैं वो किए जाते हैं, लेकिन जो स्टेबिलिटी प्राइसेस में हैं, हम जैसा कल भी चर्चा कर रहे थे, वो तभी आ सकती है जब कोल्ड स्टोरेजेस काफ़ी बनाए जाएं, किसानों के पास जो रिटेंशन हो उस कमोडिटी का, अभी वहाँ से निकल जाती है कमोडिटी और वो बिचौलियों के पास आ जाती है और वो फिर मुनाफाखोरी करते हैं। उसकी वजह से काफ़ी ऊंची कीमतें बाजार में होती है, तो उन पर काबू किया जाए। और रहा इंटरेस्ट रेट का, तो जो महंगाई की दर जब बढ़ती है तो उसको काबू करने के लिए आरबीआई ये उपाय करती है कि वो बैंकों की ब्याज दरें बढ़ा देती है। अब वो बैंकों की ब्याज दरें बढ़ा देने का असर ये होता है कि फिर वो महंगाई का एक लेकिन उसका असर फिर आम लोगों पर पड़ने लगता है। बिल्कुल, उसका प्रभाव सीधा आम लोगों पर पड़ता है। अब मुझे लगता है इस बजट में होम लोन को कुछ उपाय किए जाने हैं। होम लोन को सस्ता किया जा सकता है थोड़ा। दूसरा एक ये भी किया जा सकता है कि जो इनकम टैक्स है उसकी राहत बढ़ा दी जाए ताकि लोगों के पास में ज़्यादा पैसा बचे, क्योंकि मध्यम वर्ग इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई के कारण बड़ा प्रताड़ित है। और तीसरा एक ये भी हो सकता है कि पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों को कम किया जाए, उसके लिए एक्साइज ड्यूटी में अगर थोड़ी कटौती की जाती है तो उसका भी महंगाई पर काफी बिल्कुल। लेकिन सर जरूरी है कि जो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनका भी जवाब ले लेना चाहिए। क्या कहेंगे गुरेज जी? देखिए, सवाल जो उठाया था फिरोज जी ने, उनका ये कहना था कि आप स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, लेकिन देश में आपने कितनी स्मार्ट सिटीज डेवलप की है, उन स्मार्ट सिटीज पर आप कितना बजट देते हैं? और दूसरा सवाल उनकी ओर से उठाया गया था कि जो रेल हादसे होते हैं, कवच लाने की बात की गई थी रेलवे हादसों को रोकने के लिए, तो सुरक्षा को लेकर क्या करने वाले हैं आप? जो पिछले बजट में रेलवे को लेकर घोषणा की गई थी उस पर कितना अमल हुआ? वो कितनी जमीन पर या पटरी पर उतरती दिखाई दी है? देखिए, जहाँ तक रेलवे हादसों की बात से पहले मैं उसी से शुरू करूंगा कि जान है तो जहान है, और सबसे महत्वपूर्ण वही होती है जान। और यदि आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 92% की कमी आई है पिछली सरकारों और मोदी सरकार में। जो रेलवे हादसे हुआ करते थे, जो बड़े बड़े हादसे हुआ करते थे, ऐसे बहुत कम होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो अनमेन्ड ट्रैक थे और ये सब जो थे, इनमें भी काफी कमी आई है। तो रेलवे का जो सुधार है, उसके सिक्योरिटी फीचर्स का सुधार है, वो लगातार हो रहा है और उसके परिणाम स्वरूप
मैं बता रहा हूँ 92% का डाउनफॉल है, तो ये बहुत बड़ा डीप स्टीप डाउनफॉल है। और साथ में रेलवे भी बढ़ रही है। तो यदि आप ये पूछेंगे भी 92% आप किसे बोल रहे हैं, क्योंकि आप कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर पिछले कार्यकाल से करेंगे, रेशो में उसको रखेंगे कि पहले जितना था उसके रेशो में आज का रेलवे का नेटवर्क कितना है, नंबर ऑफ ट्रेन कितनी है, नंबर ऑफ किलोमीटर कितने हैं, उसकी स्पीड कितनी है। तो 92% का स्टीप डाउनफॉल है। जहां तक कि स्मार्ट सिटीज की बात है, डेफिनेटली 100 का स्मार्ट सिटीज का चयन हुआ, लेकिन उस 100 को वहीं नहीं रोका हमने। ये इसमें और भी चीजों को एडप्ट किया जा रहा है। जैसे मेट्रो की अवधारणा जो नहीं थी पहले, उसमें बाद में मेट्रो भी जोड़ा गया, फ्लाईओवर्स की संख्या और बढ़ाई गई। मैं अभी इंदौर में बैठा हूँ, इंदौर में आप देखिए कि कितने ज्यादा फ्लाईओवर्स हुए हैं, मेट्रो की लाइन किस प्रकार से लगी। और आप भी बैठिए भोपाल में, देखिए हमने BRTS से शुरू किया था, आज हम उसको मेट्रो पे ले आए, फ्लाईओवर पे ले आए। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगली सरकार में हम अंडरग्राउंड ट्यूब पे भी लाएंगे उसको, क्योंकि इसी को तो विकास कहते हैं। कोई एक लेकिन चीज को कुछ रुक जाने शहरों तो में विकास नहीं BRTS कहते ना। सफल भी नहीं हुआ ना गुलरेज जी। भोपाल में तो हमने उसका उदाहरण देखा ही है। ठीक है, क्या कहेंगे फिरोज जी? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि ये पार्लियामेंट में तो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है। दूसरा क्या है, आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के, EVM भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो अब लोगों के पास तो कुछ बचता ही नहीं है ना। मोदी सरकार सबकी है सर, सरकार सबकी है। मैं तो ये कह रहा हूँ 92% अगर इनके जो एक्सीडेंट में कमी है, गुलरेज भाई आपको ये नहीं पता, पार्लियामेंट में सरकार जवाब नहीं दे पाई, आपका जितना इंटरलॉकिंग सिस्टम था सब फेल हो गया। जो उड़ीसा का हादसा था वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल्योर की वजह से था। मेंटेनेंस का पैसा नहीं मिल रहा, और आपने रेलवे बजट बंद कर दिया कि अब हम पार्लियामेंट में रेलवे बजट नहीं लाएंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि रेलवे का पता ही नहीं है कि उसका क्या हाल हो रहा है रेलवे का। और आपने जो वो वंदे भारत चला के आप ये समझते हैं कि आपने भारत में जो है बहुत तरक्की कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कीजिए, 3rd लाइन का काम बीना इटारसी सेक्शन में 3rd लाइन का काम मनमोहन सिंह की सरकार छोड़ के गई थी, आज भी इनकम्प्लीट पड़ा है वो 3rd लाइन का काम। ये तो यही मध्य प्रदेश की बात है ना, कहीं अपन और की तो बात ही नहीं कर रहे। ये स्थितियां आपकी अगर सरकार की रहेंगी तो मैं क्या समझूं। GST हम गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, आप कहते हैं। कांग्रेस जो है हर बात की बुराई करती है। आप देख लीजिए, महिलाएं तक GST को समझ रही हैं जिनका उनका लेना देना नहीं GST से। आप यही हम कहते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। 40 रुपए का डीजल जो है, यूक्रेन से जो डीजल आ रहा था रशिया से हमारे पास, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन भारत में जो है पेट्रोलियम की कीमतें कम नहीं हो रही। उसका नतीजा ये है कि आप देखिए, यहां से मद्रास से आप आम भर के भोपाल बुलाइए, 4000 रुपए का तो टोल देना पड़ता है ट्रक वाले को। वो बेचारा रोड टैक्स भी दे आपको, वो GST का पैसा भी दे। GST आपने बढ़ा दिया, 18% आपने न टायरों पे GST लगा दिया। 40 रुपए का 100 रुपए का डीजल भरवा रहा है वो, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? आम जन का भी सवाल है गुलरेज जी, ये तो आम लोग भी सवाल पूछते हैं कि जब क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है, जब तेल कंपनियां कीमतें बराबर बैलेंस पर रखी हुई हैं, तो फिर आखिर क्यों आप आम लोगों को राहत नहीं देते हैं? एक तो केंद्र सरकार की तरफ से कमी नहीं हो रही है, दूसरी राज्यों का टैक्स चुकाना पड़ता है, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कब आएगी, कब राहत मिलेगी? देखिए, जो बजट होता है वो बहुआयामी चीज होती है, और सरकार को इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। यदि आप इन्फ्लेशन की दर को देखें तो मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है हिंदुस्तान की जिसने इन्फ्लेशन की दर पर कैपिंग कानून लगाई है। RBI एक्ट में संशोधन करके 6% के ऊपर जो कैपिंग की, और आप ये देखिए कि 5-5.5% से ज्यादा इन्फ्लेशन की दर हम बढ़ने नहीं देते। इनके जो अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके कालखंड में 13% से ऊपर भी इन्फ्लेशन की दर गई है, मोदी सरकार में नहीं होता। तो आप एक चीज को काउंट करते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, आप फूड इन्फ्लेशन कम हुआ उसके विषय में बात नहीं करते। आप एजुकेशन पे जिस प्रकार से एजुकेशन पे एक तरह से उस पर भी इन्फ्लेशन पे कैपिंग कर रखी है। मध्य प्रदेश में बाकायदा हर साल
जितने स्कूल प्राइवेट संचालक होते हैं उनको ये निर्देश होता है मंत्रालय से कि 10% से ज्यादा अगर आप फीस बढ़ाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, वरना बताना पड़ेगा किस किस पद में बढ़ा रहे हो। तो जो दूसरी चीजों को ऊपर कैपिंग की है आप उस पर बात नहीं करते। यदि किसानों को 12,000 रुपए साल हम देते हैं, ये लोग उस पर बात नहीं करते। जो लाडली बहनों को पैसा दिया जाता है उसके ऊपर बात नहीं करते। बेटे बेटियों को जो दिया जाता है उस पर बात नहीं करते। पीएम श्री और सीएम राइज स्कूल जो खोले जाते हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता। हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है उस पर कोई संवाद नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस की बातों को मैं केवल बात मानता हूं, उसका जवाब देना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल हर चीज से प्रश्न उठाने का कोई बात नहीं है। मैं लौटूंगी सर, सतना का मेडिकल कॉलेज क्यों बंद हो गया? सर जवाब लेंगे, आपके भी जो सवाल उनका भी जवाब लेंगे, लेकिन आम लोग क्या कह रहे हैं जरा वो एक बार सुनवा देते हैं। ग्वालियर की जनता को बजट से क्या उम्मीद है, सुन लीजिए। सरकार 1 फरवरी को अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है और इस बजट से किसान और कर्मचारी और उसके साथ ही जो आम पब्लिक है उसको काफी उम्मीद है। तो सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, 1 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट से कर्मचारियों को इस बार क्या उम्मीद लग रही, खासकर आप महिलाएं, तो आपको किस तरह से देख रहे हैं? हम भी उम्मीद करते हैं, पूरी जनता उम्मीद करती है, महिलाएं उम्मीद करती हैं कि महिलाओं के हित की और कर्मचारियों के हित की बात महिलाएं जितना डीपली समझ सकती हैं, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है उनके मन के अंदर। और सरकार की जो सोच है वो अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और कुछ विचारणीय जो विषय है उनको भी कल आए और वो उसमें उद्धार हो कर्मचारियों का और महिलाओं का, ऐसा मैं मतलब ऐसी उम्मीद करती हूँ। जी, रेलवे की सुविधा शुरू होना चाहिए बहुत जल्दी, हमें जो आरक्षण मिलता था वो मिलना चाहिए। इस बार जो सरकार है वो 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है, कितनी उम्मीद इस बजट से है? हमें इस नए बजट से बहुत उम्मीदें हैं और पब्लिक इस उम्मीद में बैठी हुई है कि उनको नए बजट से उनके वेतनमान में, उनकी सुविधाओं में और कृषक लोगों के लिए उनके कृषि कार्यों में बहुत सुविधाएं प्रदान करेगी। हमें वास्तव में बहुत उम्मीद इस बात पर भी है कि जनता आज की डेट में कई जगह बहुत त्रस्त है और वो त्रस्त कई कारणों से आर्थिक स्थिति में परेशान है और पब्लिक नए बजट से जो सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं और भी जो अन्य सुविधाएं हैं वो सब प्राप्त करे, ऐसी उम्मीद है। और हम चाहते हैं कि नया बजट बहुत अच्छा है और हम सभी के लिए सुखदायी रहे। कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहिए? कर्मचारियों के लिए तो सर एक तो हेल्थ के विषय में बहुत है, तो हेल्थ के लिए कोई सुविधा कर्मचारियों के लिए लागू की जाए, जैसे कि अभी उन्होंने आयुष्मान कार्ड वगैरह का बनाए हैं, इसी तरीके से कुछ 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड कर्मचारियों के लिए कुछ कार्ड आयुष्मान टाइप के कुछ दिए जाएं, तो उसको कुछ ऐसा प्रावधान करे, मैं गवर्नमेंट से जो उम्मीद करूंगा। इस बजट से कर्मचारियों को कितनी उम्मीद है, खासकर आप महिलाएं, तो आप कितनी उम्मीद रखती हैं? हमारा महिलाओं का तो बजट गृहस्थी से चलता है, चूल्हे से चलता है, तो गैस की दाम जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं आम मध्यम वर्ग के लिए, वो कम हो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि अब सब्सिडी मिलती नहीं है, तो उस हिसाब से गैस के दाम कम होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीमा योजना, स्वास्थ्यगत बीमा योजना, उसको सरकार करने की कोशिश करे। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और बिल्कुल लगातार बजट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बजट साल दर साल बढ़ता रहा है। बजट किस तरह से बढ़ा है उसको लेकर हमारी जानकारी देंगे हमारी सहयोगी ऋतु हमारे साथ जुड़ी है। ऋतु, जरा समझाइए। बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए ये समझना भी बेहद जरूरी है कि 2024 में इस बार अंतरिम बजट कितने का आएगा वो भी देखना होगा, लेकिन साल दर साल कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है ये भी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि कितने कैसे कैसे बजट बढ़ता चला गया। तो देखिए 2019-20 की अगर बात करें तो 27.84 लाख करोड़ बजट था। उसके बाद अगले साल पर चलते हैं 2020-21 में, तो ये बढ़कर 30.47 लाख करोड़ से ऊपर हो गया और उसके बाद ये आंकड़ा यूं ही लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार यही बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि साल दर साल कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 19-20 में 27.84 लाख करोड़ था, उसके बाद 20-21 में 30.47 लाख करोड़ हुआ और 21-22 में 37.93 लाख करोड़। ये आंकड़े हैं जो साल दर साल बढ़ते गए हैं। उसके बाद साल 21 और 22 में 2021-22 का जो बजट था वो था 37.93 लाख करोड़ का, 2022-23 में बढ़कर 41.87 लाख करोड़ हो गया और उसके बाद भी एक और उछाल देखने को मिला जब 45.03 लाख करोड़ रुपए 2023-24 में
बजट बढ़ता हुआ देख, ये आंकड़े जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये लाख करोड़ के आंकड़े हैं कि 2021 में 37.93% लाख करोड़, उसके बाद 41 और उसके बाद 45। दिनेश, बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह से देखा है कि साल दर साल बजट बढ़ता गया और उस बढ़ते बजट से लोगों को राहत भी देने की कोशिश की गई है, लेकिन उम्मीदें लोगों को इसलिए बनी हैं क्योंकि हर बार जब बजट आता है तो ये स्थिति देखने को मिलती है, या तो उसका फायदा उद्यमियों के लिए होता है या उसका फायदा निम्न वर्ग के लिए होता है, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो हमेशा उम्मीद में रह जाते हैं कि ये उनके लिए इस बजट में क्या रहा। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है, कुछ ही देर में, यानी कि 11 बजे का समय है, तो कुछ ही देर में अब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं, मोदी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी भी दे दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अब बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति ने अंतरिम बजट को मंजूरी दी, उसके बाद अब थोड़ी ही देर में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। और चलिए मेहमानों के पास हम वापस पहुंचते हैं। सर, जेपी सर, एक चीज जब हम गए थे उस खबर पर, उससे पहले हमने चर्चा की थी कि टोल टैक्स को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसे बयान भी सामने आए हैं जहां केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी भी कह चुके हैं कि मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि इंडिया से टोल हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कब तक उस दिशा में मान सकते हैं, प्रयास किए जा सकते हैं, और क्या सरकार ये कर पाएगी, क्योंकि टोल एक बड़ा स्रोत का साधन है? नहीं, टोल पूरी तरह से टोल तो खत्म नहीं होंगे, टोल लेने की जो प्रक्रिया अभी है ये बदल जाएगी। वो जो अभी टेक्नोलॉजी, जो फास्टैग की टेक्नोलॉजी है और जिस तरह से ये नाके बनाए हुए हैं, ये नाके खत्म हो जाएंगे। वो जब आप एक पर्टिकुलर दूरी तय करेंगे उसके बाद में वो आपके खाते से डिडक्ट होगा, तो वो प्रक्रिया बदलेगी केवल। अब वो प्रक्रिया मुझे लगता है कि काम तो चल रहा है टेक्नोलॉजी, और इतना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। एक समय जब फास्टैग लागू किया गया था तो लोगों के मन में उसको लेकर के भी आशंकाएं थी कि क्या ऐसा संभव है, लेकिन हमने देखा कि वो बड़ा ठीक रहा, बड़ा लोगों को काफ़ी सुविधाजनक रहा। कुछ समस्याएं भी रही, लेकिन मैं समझता हूं कि हमेशा जो नई टेक्नोलॉजी जब भी कोई किसी इस तरह के व्यवस्थाओं में लागू होती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जल्दी ही वो लागू होनी चाहिए। सर, एक चीज और समझेंगे यहाँ पर, जैसे कोई नया वाहन परचेस करता है कोई आम व्यक्ति, उस पर रोड टैक्स वहां पर पहले से भी लगाया जाता है। ये सवाल कई लोगों के मन में रहता है, तो वो दर्शकों की भी ये चीजें, ये भ्रम थोड़ा सा दूर होना चाहिए कि सरकार हमसे रोड टैक्स भी ले रही है और उसके बाद फिर रोड बनाकर उस पर टोल बनाकर हमसे टोल भी वसूल रही है। तो किस तरह से इन दोनों खर्चों को समझा जाए? नहीं, है ये कई दोहरे कराधान बहुत सारी चीज़ों में अभी हैं। जैसे कि लोगों की मांग तो ये भी है, सभी आम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो पेट्रोल है और अल्कोहल है उसको भी जीएसटी में लाओ, लेकिन राज्य सरकारें उसको इसलिए नहीं लाने देती क्योंकि वो उसको एक कुशन की तरह इस्तेमाल करती है। उनके पास बहुत साइजेबल एक रेवेन्यू उससे आता है, तो कोई भी राज्य सरकार जो है वो सहमत नहीं होती केंद्र के साथ। केंद्र की भी रुचि नहीं है, उसको भी 2 लाख करोड़ के आसपास मिल जाता है। तो ये एक, और अच्छा वो एक ही जगह पर बड़ी आसानी से टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें आपको कोई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो बहुत सारे जो आप बता रहे हैं, रोड टैक्स भी लिया जाता है, पेट्रोल और डीजल पर भी रोड सेस लिया जाता है, नगर पालिकाएँ भी रोड लेती हैं। तो यदि देखा जाए तो हर जगह ये समस्याएं हैं। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी से पहले टैक्स ले लेती है सरकार, कारपोरेट टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, उसके बाद में जब वो डिविडेंड आता है तो फिर डिविडेंड टैक्स लगता है। तो ये हर जगह दोहरे कराधान जो हैं वो तभी समाप्त होंगे। जो जीएसटी की मूल संकल्पना है वो यही है कि एक ही टैक्स हो, अलग अलग कोई टैक्स नहीं हो, सारे टैक्स एक टैक्स के भीतर आ जाए। लेकिन मुझे लगता है ये ट्रांजिशन का फेस है, एक टैक्स रिजीम से आप जब दूसरे टैक्स रिजीम की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, सरकारें सोचती हैं कि उनका रेवेन्यू लॉस नहीं हो, वो किसी तरह से पकड़ के इन टैक्सेस को रखती हैं। अब रोड टैक्स में तो कुछ घोषित है, अघोषित भी है। बिल्कुल। गुलरीत जी, युवाओं को लेकर बात भी इस बजट में उम्मीद लगाए रहे हैं, युवा भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या कुछ उनको इस बजट से मिल सकता है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं सरकार की, क्योंकि युवाओं पर बड़ा फोकस है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है। बच्चों के लिए वो क्लासेस भी लेते हैं और तमाम तरह के वो इस तरह के कार्यक्रम भी करते हैं कि वो बच्चों से जुड़े रहें, खासकर युवाओं से वो जुड़े रहें। तो जब युवाओं से जुड़ना है तो उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी जाति जो है
वो भारत की युवा जाति ही है, उसके बाद महिला और किसान आते हैं। तो अभी तो जो बजट है वो तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, मैं और आप उतना ही कह सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा दल है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे विचारधारा क्या है, और मेरे दल की विचारधारा के अनुसार आप ये मान सकते हैं कि युवाओं को डेफिनेटली तरजीह दी जाएगी। आप ये मानते चले कि इसमें डेफिनेटली प्रोविजंस होंगे एजुकेशनल बजटरी एलोकेशंस के, हायर एजुकेशनल बजटरी एलोकेशंस के, साथ ही में मुद्रा को स्पेशल एम्फसाइज दिया जाएगा, और एमएसएमई के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप बूस्टअप के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि युवा है तो भारत की तकदीर है युवा, उस तकदीर को ही लिखना है आपको, तो आपको बजटरी एलोकेशंस में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और डेफिनेटली ये गवर्नमेंट कमिटेड है उसके लिए। बिल्कुल, युवा देश की तकदीर है, लेकिन तकदीर की तकदीर में क्या है ये तो अब आज पता चलेगा 11 बजे जब निर्मला सीतारमण वित्त बजट अपना पढ़ेंगी। और हम फिरोज जी के पास भी चलेंगे, लेकिन एक उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिरोज जी से भी पूछेंगे कि आखिर युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह का उनके लिए प्रावधान इस बजट में होना चाहिए। जल्द वापस आएंगे।